बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 7 लालक जान शहीद निशाने हैदर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती, समाजी और सकाफ़ती नकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान में अब तक कितने शहदा को निशाने हैदर मिल चुका है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, 9 शहदा को निशाने हैदर मिल चुका है। मेरा दूसरा सवाल है, लालक जान ने किस महाज पर जामे शहादत नोश किया? बिल्कुल सही जवाब है, कारगिल के महाज पर। मेरा तीसरा सवाल है, निशाने हैदर किस खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। तो ये किस वजह से दिया जाता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, जो फ़ौजी जवान जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वतन के लिए जान कुर्बान करे, यानी ऐसे फ़ौजी जवानों को निशाने हैदर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक लालक जान शहीद निशाने हैदर शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी के मानी है आज़ादी, तकदीर उम्म, उम्मतों की तकदीर, ताउसो रुबाब, तख्तो ताज और मौसीकी, मैदान कारेजार, इसके मानी है मैदान जंग, जान हथेली पर रखना, इसके मानी है जान की परवाह ना करना, मरने के लिए तैयार होना, चप्पे चप्पे की, एक एक इंच की, इस्तिस्वाब राय, अवामन नास की राय जानना, आग उगलना, इसके मानी है गोले बरसाना, दिफा हिफाजत, शमशीरो सनाम, इसके मानी है तलवार और तीर, मुराद सामाने जंग, पीरो जवां, बूढ़ा और जवां, मुराद सब मर्द, कुमक, मैदान जंग में मिलने वाली मदद, बदरजाए उत्तम, इसके मानी है आला दर्जे का, सबसे ज़्यादा, सीसा पलाई दीवार बनना, इसके मानी है मजबूत दीवार, मजबूत दिफा, गासिबाना, ज़बरदस्ती किसी की चीज़ पा लेना यानी कब्ज़ा करना, ताक ताक कर निशाना बांधना, चुन चुन कर निशाने लगाना। तो प्यारे बच्चों, आइए अब सबक की बुलंदखानी करते हैं। कौमों को अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का दिफा अपने खूने जिगर से करना होता है। जो कौमें अपने दिफा के लिए तैयार रहती हैं उनकी आज़ादी बरकरार रहती है। अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं कि कौम की तकदीर का इन्हिसार किस चीज़ पर है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में ताउसो रुबाब यानी कि ऐशो इशरत और मौसीकी को आखिर में रखें और शमशीर व सना तलवार और तीर यानी कि सामान्य जंग को अगर सामने रखें तो ही कौमें ज़िंदा रह सकती हैं, तो ही कौमें अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकती हैं, तो ही कौमें कामयाबी हासिल कर सकती हैं और तरक्की की मनाज़िर तय कर सकती हैं। मतलब ये कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तख्त उस कौम को ही नसीब होता है जो उसके दिफा की अहल होती है। मादरे वतन के दिफा के लिए सामाने हर्ब यानी कि सामाने जंग की अहमियत अपनी जगह है, मगर जज्बा हुर्रियत, शौक़ शहादत का कोई मुकाबला नहीं।
आपके पास जदीद असला मौजूद हो तो भी आपको ज़मीन पर ही कदम आगे बढ़ाना होते हैं। उसके लिए जुर्रत, शुजाअत और शौक़ शहादत शर्त है। यानी कि अगर हम अपने वतन का दिफा करना चाहते हैं तो जंगी साजो सामान की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन हमारी कौम के अंदर बहादुरी, जुर्रत, दलेरी, शुजाअत ऐसी खूबियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान 1947 को कायम हुआ था। 1948, 1965, 1971 और फिर 1999 में इसे अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान कारज़ार में उतरना पड़ा, यानी कि जंग के मैदान में उतरना पड़ा। 1999 में दुश्मन ने कारगिल का महाज खोला, जहां महदूद पैमाने पर शदीद लड़ाई लड़ी गई। कारगिल का शुमार बुलंद तरीन और मुश्किल तरीन फ़ौजी महाजों में होता है। कारगिल के इलाके में पहाड़ी चोटी ऐसी जगह वाक़ थी जहां से इर्द गिर्द के सारे इलाके और सियाचिन तक जाने वाले रास्ते पर नज़र रखी जा सकती थी। दुश्मन के लिए ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था कि ये चोटी इससे छिन जाए। चोटी छिनने का साफ साफ मतलब मुस्तकबिल में उसकी फ़ौजी नकलो हरकत का पर्दा चाक होना था। उसे मकबूजा कश्मीर से सियाचिन तक अपनी फ़ौजी सप्लाई को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता, चुनाचे उसका दम घुट रहा था। कारगिल के महाज पर एक बुलंद चोटी थी जिस पर भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा था, और वहाँ से नीचे की तरफ अगर देखें तो तमाम फ़ौजों की नकलो हमल को देखना बहुत आसान था। सियाचिन जो सबसे बुलंद तरीन ग्लेशियर है हमारा, जो महाज है जहाँ पर हमारी फ़ौज है, तो उस पर आने के लिए, जाने के लिए वहीं से गुजर कर जाना पड़ता था, और ये चोटी बहुत अहमियत की हामिल थी। इसलिए दिफाई नुक्ता नज़र से वो चोटी पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। यूँ तो पूरी पाकिस्तानी कौम और उसका हर पीरो जवान और मर्दो जन आज़ादी का मतवाला और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है, मगर ये जज्बात हमारे फ़ौजी जवानों में बदरजा उत्तम मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान की पूरी कौम, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, बूढ़े हों या जवान हों, मर्द हों या ख़वातीन हों, सभी अपनी आज़ादी के मतवाले हैं, आज़ादी का दिफा करना जानते हैं। लेकिन अगर बात हो रही हो पाक फ़ौज के जवानों की, तो उनके अंदर तो मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के दिफा का जज्बा सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। पाक फ़ौज का हर जवान अपनी जान हथेली पर रख कर मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार होता है। महाज़े जंग कोई भी हो और सामान्य जंग कैसा भी हो, ये बहादुर सपूत फ़िज़ा, सहरा, समंदर, पहाड़ और मैदान में अपनी महारत का यकसा मुजाहरा करते हैं और वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए हमें वक्त तैयार रहते हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी रहती है। हमारे जवान जानते हैं कि कौम का बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता है और तवक्को रखता है कि वो वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो इस पैराग्राफ में, इस इक़्तिबास में हमने अपने फ़ौजी जवानों के बारे में पढ़ा कि वो मुल्क के चप्पे चप्पे के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। 1999 में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की ड्यूटी कारगिल के इलाके में थी जब दुश्मन ने सरहद पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी जिसके लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तिस्वाब राय से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दे रखा है, इसलिए यहाँ कोई बैनुल-अक़वामी सरहद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि कश्मीर वो इलाका है जिसका ज़बरदस्ती इल्हाक़ हिंदू राजा ने इंडिया के साथ कर दिया था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को ये हक़ दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी रियासत को मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी का सबूत दिया और भारत ने हमेशा कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किए रखा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ आज़ाद इलाका है, जबकि बाकी हिस्से पर भारत का गासबाना कब्ज़ा है, जिसे कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कबूल नहीं किया है। हवालदार लालक जान अपने साथियों के साथ कारगिल के इसी महाज पर ड्यूटी दे रहे थे जब दुश्मन ने झड़पों का आगाज़ किया। टाइगर हिल के नाम से यहाँ एक ऐसी चोटी थी जहाँ से सारे इलाके को कंट्रोल किया जा सकता था। नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर ने लालक जान और उसके 11 साथियों को टाइगर हिल की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी।
حوالدار لالک جان یہ ذمہ داری ملنے پر بہت مسرور اور مطمئن تھے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں لالک جان کے بارے میں کہ کس طرح سے اس نے ٹائیگر ہل کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا۔ دشمن مسلسل گورہ باری کر رہا تھا کہ کسی طرح ٹائیگر ہل کو پاکستانی سپاہیوں کے قبضے سے آزاد کرا سکے۔ ارد گرد کی چوٹیاں بھارتی فوج کے قبضے میں تھیں اور موسم بھی بہت شدید تھا۔ دھند کے گہرے بادل چھائے رہتے تھے، اس لیے پاکستان فوج کے لیے ٹائیگر ہل پر مزید کمک بھیجنا مشکل تھا، خاص کر ایسے میں جب دشمن کی توپیں آگ اگل رہی ہوں۔ لالک جان ٹائیگر ہل کی چوٹی سے دشمن پر تاک تاک کر نشانہ لگا رہے تھے اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ 1 جولائی 1999 کو دشمن نے ٹائیگر ہل کو آزاد کرانے کے لیے بھرپور حملہ کیا، لیکن ان 11 جوانوں کی جواں مردی اور جرت کے سامنے کچھ پیش نہ گئی اور منہ کی کھا کر واپس پلٹنا پڑا۔ یعنی کہ 1 جولائی 1999 کو جب دشمن نے ٹائیگر ہل کو آزاد کروانے کے لیے حملہ کیا تو ہمارے ان 11 جانبازوں نے منہ توڑ کر جواب دیا۔ حوالدار لالک جان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اپنے مورچے سے باہر نکل کر دشمن کو کاری ضرب لگاتے اور جوابی حملے سے پہلے واپس مورچے میں آ جاتے۔ یہ ایک مؤثر جنگی تدبیر تھی جس سے دشمن کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہر روز دشمن تازہ دم دستوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا اور لاشیں چھوڑ کر نامراد واپس جاتا۔ اگلے دن جب دھند بہت گہری تھی، لالک جان نے مورچے سے نکل کر پہاڑی چوٹی کے ارد گرد بارودی سرنگوں کا جال بچھا دیا اور خاموشی کے ساتھ مورچے میں واپس آ گئے۔ دشمن جو مسلسل حملے کر رہا تھا اور ناکام ہو رہا تھا، اس نے بھرپور تیاری کی اور بڑی تعداد میں سپاہیوں کے ساتھ اگلی صبح حملہ کیا۔ لالک جان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مورچے میں موجود تھے۔ دشمن جس طرف سے آگے بڑھتا، تڑاخ تڑاخ بارودی سرنگوں کے دھماکے شروع ہو جاتے۔ یہ دھماکے اتنے زوردار تھے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں دشمن کو اتنا جانی نقصان پہنچا کہ اس نے اگلے 3 دن تک حملہ کرنے کی جرت نہ کی۔ تو پیارے بچوں، اس اقتباس میں ہم نے پڑھا لالک جان کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کہ کس طرح سے اس نے اس جنگی حکمت عملی پر عمل کر کے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ 6 جولائی کو دشمن نے بھاری توپ خانے اور میزائلوں سے ٹائیگر ہل پر حملہ کیا۔ لالک جان کے 4 ساتھی اس حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ ان شہادتوں نے باقی ماندہ 7 جوانوں میں شہید ہونے کی تڑپ اور بڑھا دی۔ 3 اور جوان میزائل حملوں سے شہید ہو گئے۔ لالک جان اپنے مزید 3 ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ مسلسل دشمن پر کاری ضرب لگا رہے تھے، جس دوران وہ اور ان کے 4 ساتھی زخمی ہو گئے۔ یہ 4 زخمی شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتے رہے، جس دوران 3 ساتھی مزید زخمی ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی کہ 3 کر کے لالک جان کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے اور خود لالک جان بھی شدید زخمی تھے۔ اب لالک جان تنہا دشمن کے خلاف زخمی حالت میں ڈٹے ہوئے تھے۔ شدید موسم، گہرے زخموں، تنہائی اور بھوک پیاس کے باوجود لالک جان نے دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا، یہاں تک کہ 7 جولائی 1999 کو شہادت کا جام نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ حوالدار لالک جان کے اس کارنامے پر انہیں نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ یہ قوم کے اس بہادر بیٹے کی قربانی ہی تھی کہ دشمن کو معاملات سلجھانے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو پیارے بچوں، اس آخری اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اس نہتے نوجوان نے، جو زخمی بھی تھا، جو بھوکا اور پیاسا بھی تھا، کس طرح سے آخری دم تک وہ اپنے محاذ پر ڈٹا رہا اور دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، یعنی کہ دشمن نے پھر بات چیت کا راستہ ہی انتخاب کیا۔ تو یہی فوجی جوان ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم نے چلتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔